साथियों, मेरा आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं बोलने वाला हूं अपनी ही बिरादरी के खिलाफ। जी हां, लोन डिफॉल्ट के मैटर में हमने कई वीडियो पोस्ट किए, लेकिन उन वीडियो को पोस्ट करने के बाद जब कई लोन डिफॉल्टर्स के फोन आते हैं तो आज की तारीख में अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में मेनली दो हरेसमेंट देखने को मिलते हैं। पहला हरेसमेंट आर्बिट्रेशन हरेसमेंट और दूसरा रिकवरी एजेंट हरेसमेंट। और इन दोनों ही प्रोसेसर में कहीं ना कहीं हमारी बिरादरी, हमारे समाज यानी कि हमारे प्रोफेशन से जुड़े लोग हैं जो कानून को ताक पर रखकर अपना काम कर रहे हैं। और आज यही कारण है, कहते हैं लोग कि अपनी मां को कोई डाकन नहीं कहता है, लेकिन आज कहना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीजें जो हम देखते जा रहे हैं, यदि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। साथियों, दोनों टॉपिक पे बात करेंगे, आर्बिट्रेशन हरेसमेंट पर भी और रिकवरी एजेंट हरेसमेंट पर भी। लेकिन पहली शुरुआत करेंगे हम आर्बिट्रेशन हरेसमेंट की। जब भी आपका लोन डिफॉल्ट होता है, उस मैटर में अगर आपका लोन अनसिक्योर्ड है तो चूंकि बैंक के पास अनसिक्योर्ड लोन को वसूल करने के लिए सेक्शन 25, सेक्शन 130 एनआई एक्ट, इसके अलावा रिकवरी एजेंट्स, रिकवरी कॉल्स और आर्बिट्रेशन को हथियार बनाया जाता है। अब आर्बिट्रेशन के चलते, आर्बिट्रेशन के नाम पे कई वकील साथी, कई रिटायर्ड जज कानून को ताक पर रखकर काम करते जा रहे हैं। और इस मामले में जब इस चीज को देखा हमने तो हमें बोलना पड़ रहा है। हमने ये देखा कि अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में जब भी आर्बिट्रेशन की कार्रवाई के लिए प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजा जाता है। अब प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस मान लीजिए 1 तारीख को भेजा जा रहा है, तो सामने वाले को मेल कर देते हैं और मेल करके उसमें लिख देते हैं कि 5 तारीख तक आप इन आर्बिट्रेटर में किसको चुनो, नहीं तो हमारे द्वारा डिसाइड किया जाएगा। अब एक बात बताइए कि आज की तारीख में कितने लोग हैं जो अपनी मेल को रोज ओपन करते हैं। मैं कहता हूं कि कभी कभार हम भी एक सप्ताह तक, 2 सप्ताह तक, 1 महीने तक यदि कोई व्यक्ति नहीं कहे ना कि आपको मेल किया है तो हम भी मेल ओपन नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में वह मेल करते हैं और मेल करके कह देते हैं कि आप इनमें से किसी एक आर्बिट्रेशन को चुनो। माना कि ये संचार का जो साधन है, ईमेल, व्हाट्सएप, कानून के अंतर्गत लीगल माना गया है, लेकिन क्या यहां पर दायित्व नहीं है कि वह इस सूचना को जरिए स्पीड पोस्ट भेजे, जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट भेजे? लेकिन नहीं, वो तो ईमेल कर देंगे। अब ईमेल करने के बाद उसमें आपकी राय मांगी गई है, जो लोन डिफॉल्टर है उसकी राय मांगी गई है कि आप किस आर्बिट्रेटर को चुनना चाहते हैं। 1-2 लोगों ने जब हमसे बात की ना, और हमने कहा कि आप एक काम करो, उसी मेल पर रिप्लाई कर दो और साथ में कंपनी को भी सीसी कर दो। तो जनाब, ये देखने में आया कि उन वकील साहब ने अपनी ईमेल आईडी को इस तरीके से कस्टमाइज किया हुआ है कि यहां वाला जो मेल भेज रहा है उसकी मेल फेल्ड हो रही है, उसकी मेल जा ही नहीं रही है। अब आप 1 तारीख को नोटिस भेजते हो, 5 तारीख को आप जवाब मांगते हो और आपकी मेल आईडी पे जवाब ही नहीं जा रहा है। ऐसी स्थिति में तुरंत 2 दिन बाद आप आर्बिट्रेशन में आप किसी और को आर्बिट्रेटर नियुक्त कर देते हो और किसी और को आर्बिट्रेटर नियुक्त करके आप उसमें भी मेल कर देते हो और मेल में गिने चुने 1 सप्ताह का टाइम देते हो। अब ऐसी स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मेल पर लगा रहे। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब आपने प्री आर्बिट्रेटर का जो नोटिस भेजा और वहां पर यदि आपको जवाब भेजा गया और वह जवाब फेल्ड हुआ, आपने उसके लिए प्रॉपर टाइम नहीं दिया। अरे भाई, इतना तो समझिए
कि आज की तारीख में यदि आप किसी को कोई लीगल नोटिस भी देते हो ना, तो कम से कम 15 डेज का टाइम दिया जाता है। व्यक्ति यदि अपना जवाब बनाकर आपको जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट भी भेजता है ना, उसमें भी समय लगता है। अब ऐसी स्थिति के अंदर कानून को ताक पर रखते हुए मेल कर देते हैं, और मेल करने के बाद नजदीक की तारीख दे देते हैं, और नजदीक की तारीख देने के बाद अपने मेल को इस प्रकार से कस्टमाइज करते हैं कि व्यक्ति का ऑब्जेक्शन आप तक नहीं पहुंच पाए, और दूसरे ही दिन आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देते हैं, और वह आर्बिट्रेटर इस मामले में नजदीक की डेट देता है और ऑप्शन दे देता है कि जूम से मीटिंग अटेंड कर लीजिए, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लीजिए। अरे इन लोन लेने वालों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम और ऐसी चीजें आती ना, तो इनको लोन के चक्कर में पड़ना ही क्यों पड़ता। दूसरी बात यह है कि क्यों जुड़े वो जूम से, क्यों जुड़े वो गूगल मीट से। आप आर्बिट्रेशन ऐसी जगह रखते ही क्यों है कि उनको उससे जुड़ना पड़े। लेकिन आर्बिट्रेटर तो ऐसे रखे जाते हैं जो कंपनी के हितमत हो, कंपनी के पैनल से किसी न किसी प्रकार से उनका जुड़ाव हो। आज जो शुद्ध ईमानदार आर्बिट्रेटर है, जो नियमों से काम करते हैं, उनको छोड़कर मैं कह रहा हूं कि वह सारे लोग जो एनबीएफसी कंपनी के पैनल से जुड़े हुए हैं, या पैनल के ऑफिस से जुड़े हुए हैं, या उनसे लिंकअप में जुड़े हुए हैं, कब किस आर्बिट्रेटर ने कब कंपनी का दावा रिजेक्ट किया है, कब करते हैं। अगर 100 क्लेम हो ना, 100 क्लेम में 0.001% का भी आंकड़ा नहीं मिलेगा जहां पर किसी आर्बिट्रेटर ने बैंक के खिलाफ कोई निर्णय दिया हो। अब ऐसी स्थिति में यह आर्बिट्रेटर हरेसमेंट नहीं तो क्या है। रिकवरी एजेंट हरेसमेंट करते हैं, लेकिन आर्बिट्रेटर हरेसमेंट के बारे में कोई बात नहीं करता है। आर्बिट्रेटर होता क्या है, मध्यस्थ का कानून आया कहां से, हमारे ही समाज में, हमारे ही समाज की पंच नीति से, पंचों के व्यवहार से, एक जाजम पर बैठकर जो पंच डिसीजन करते हैं उसके हिसाब से आया। और जहां पर जो पंच बैठते हैं ना, 5 लोग बैठते हैं, और वो 5 लोग दोनों ही पक्षों की अच्छाई के लिए, दोनों ही पक्ष के भले के हिसाब से एक ऐसा निर्णय पारित करते हैं जो दोनों के ही पक्ष में हो। तो क्या किसी आर्बिट्रेटर के द्वारा कोई ऐसा आदेश दिया जाता है जो कि दूसरे पक्ष के लिए भी लाजमी दिखे, बेनिफिशियल दिखे? बिल्कुल नहीं। अब यहां पर अगर आप लोगों को किसी को भी आर्बिट्रेटर का नोटिस आ रहा है, आप मेल देख ही नहीं रहे, आपके खिलाफ अवार्ड हो गया, तो मैं आपको खुले रूप से कहता हूं, जब आप आर्बिट्रेटर को मेल पे रिप्लाई देते हैं और आपका रिप्लाई फेल हो रहा है ना, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कल कोर्ट में उस चीज को लगाइए। मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिए कि इन आर्बिट्रेटर महोदय की या प्री आर्बिट्रेटर का नोटिस भेजने वाले की इनकी ईमेल आईडी जो है वो बंद है, या फिर उन्होंने इनकमिंग को बंद कर रखा है, हमारे मैसेज पेनल्टी जा रहे हैं, या हमको ब्लॉक किया गया है। तो ये एक तरफा क्यों, एक कंपनी की तरफ ही झुकाव क्यों? फिर आर्बिट्रेटर पर भरोसा कैसे रहेगा एक आम इंसान का? तो इसे भी आर्बिट्रेशन हरेसमेंट कहा जाता है। और साथियों, जब भी आपको किसी आर्बिट्रेटर का नोटिस आता है ना, आपको उसका जवाब देना है, और तरीके से जवाब देना है, क्योंकि आर्बिट्रेटर कोई एक पक्ष नियुक्त नहीं कर सकता है। आर्बिट्रेटर दोनों ही पक्षों की सहमति से नियुक्त होता है। आर्बिट्रेटर के लिए एक अनुबंध निष्पादित होता है, उसके नियम और शर्तों के तहत काम करना होता है। और यदि कोई आर्बिट्रेटर आप अस्वीकार करते हैं तो वह आपके खिलाफ यदि कोई अवार्ड पारित भी कर देता है, और यदि आपने ऑब्जेक्शन फाइल किया है तो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन आपके वो डॉक्यूमेंट आपके रिकॉर्ड में काम आएंगे। यदि आप किसी आर्बिट्रेटर को कोई रिप्लाई कर रहे हैं ना, तो मेरा एक गुड सजेशन रहेगा, मेल रिप्लाई तो करे ही करे, ऑब्जेक्शन तो भेजे ही भेजे, लेकिन वो ऑब्जेक्शन जरिए डाक भी जितना जल्दी वो भेज दें, उसके इंडिया पोस्ट की रसीद संभाल के रखें, उसकी डिलीवरी रिपोर्ट की ट्रैक निकाल के रखें कि इसके बावजूद भी अगर अवार्ड पारित कर दिया ना, तो आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं और उस अवार्ड को आप सिरे से खारिज करवा सकते हैं। साथ ही मैंने एक चीज देखी, हमारे एक मिलने वाले क्लाइंट ने आर्बिट्रेटर को ऑब्जेक्शन भेजा, यानी कि आर्बिट्रेटर का जवाब आया, आर्बिट्रेटर का नोटिस आया कि इस दिन आपको अपियर होना है या जूम मीटिंग में अटेंड होना है। उस बंदे ने नियर टाइम के अंदर आर्बिट्रेटर को रिप्लाई दे दिया, मेल रिप्लाई भी दिया और डाक से रिप्लाई भी दिया, लेकिन उन्होंने अवार्ड पारित करके भेज दिया। तो न जाने उन आर्बिट्रेटर साहब ने कौन सी नींद में ऑर्डर किया कि उन्होंने उसके ऑब्जेक्शन को रिकॉर्ड पे लिया ही नहीं।
अब ऐसे आदेश की, ऐसे अवार्ड की क्या वैधता होगी? क्या वैधता होगी जब एक ही पक्ष का सुना और दूसरे ने जब जवाब भेजा है, जब लोन डिफॉल्टर ने अपना जवाब भेजा है, अपनी असहमति जाहिर की है, तो उनको कोई भी अवार्ड पारित करने से पहले उन्हें सुनना था। अगर देखा जाए ना, तो ये आर्बिट्रेशन और सरफेसी एक्ट, जिस तरीके से इन एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, वह दिन दूर नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट इन एक्ट पर पाबंदी लगा देंगे या फिर उन्हें अपने अनुसार से नए तरीके से उनमें कुछ इंप्लीमेंट करें। साथियों, इसी प्रकार मैं यहां पर एक बात खत्म करने से पहले कहना चाहूंगा कि आज का ये वीडियो मेरे उन वकील भाइयों को, उन रिटायर्ड जजों को अखरेगा जो आर्बिट्रेटर का काम करते हैं। यदि आप काम करते हैं तो ढंग से करें। इस तरीके से लोगों को परेशान हैरान करने के लिए आर्बिट्रेटर न बने। यह आपकी निष्पक्षता पर, आपकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, क्योंकि आप एक चाहे रिटायर्ड जज हो या आप चाहे एडवोकेट्स हो, आप लॉ को बखूबी जानते हो। आप जब कोर्ट में कोई सिविल सूट या कोई कंप्लेंट केस वगैरह फाइल करते हैं ना, तो उस समय आप कितने सलीके से कोर्ट में अपने दस्तावेजों को प्रस्तुत करते हैं। उन दस्तावेजों को देखते हैं कि नोटिस कब दिया गया, किस तारीख को दिया गया, कितने टाइम का अंतर दिया गया, उसके बाद रिप्लाई आया तो रिप्लाई रिकॉर्ड पे आया कि नहीं आया। उसी तरीके से आर्बिट्रेशन को भी अपना काम करना चाहिए और आर्बिट्रेटर के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय व्यक्ति के पास होना चाहिए। अब उस आर्बिट्रेटर का मतलब ही कहा, जब लोन उदयपुर में हो रहा है और आर्बिट्रेटर चेन्नई में हो रहा है, तो ऐसे एग्जीक्यूशन अब टिकने वाले भी नहीं है। इसी तरह अगर मैं रिकवरी एजेंट हरेसमेंट की बात करूं ना, तो साथियों, रिकवरी एजेंट जब भी घर पे आता है ना, पहले तो तसल्ली से बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए। अगर वो प्यार से बात कर रहा है, ढंग से बात कर रहा है, तो ठीक है। अगर वो अपने में आया ना, तो आप उससे आपके घर का, आपके होम का विजिट लेटर मांगिए कि भाई आपने बैंक ने कोई लेटर दिया, वो लेटर बताओ। आप आपका डीआरए लाइसेंस बताओ और डीआरए लाइसेंस से मैच खाता हुआ आपका आईडी कार्ड बताओ। आपका आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आपका आधार कार्ड दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ, आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, जो भी है दिखाओ। दूसरी बात यह है, अगर टी शर्ट पहन के डोले शोले अगर ऊपर दिखाते हुए आ रहे ना, तो उनको कह दीजिए ये गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलने वाली है। प्रेम से बात करें तो ठीक है, वरना ज्यादा कुछ करे ना तो अपने अधिकार ध्यान रखो। अगर ज्यादा कोई शैतानी करे, ज्यादा कोई अभद्र भाषा में बात करे ना, अपना मोबाइल उठाओ, रिकॉर्डिंग करने लग जाओ, भागते नजर आएंगे। और वही खड़े खड़े अगर ज्यादा कुछ करते हैं ना, तो खुला कहता हूं 112 नंबर या 100 नंबर पुलिस को फोन करो। अब कई लोग सोचते हैं सर मैं पुलिस को फोन कैसे करूं, लोन तो मैंने लिया है, मैंने डिफॉल्ट किया है। अगर आपने लोन डिफॉल्ट किया है तो यह केवल और केवल एक सिविल डिफॉल्ट है, कोई क्राइम नहीं है और उसके लिए कोई दूसरी कार्रवाई नहीं होती है। और वह लोग जो वकील के नाम पे और पुलिस के नाम पे फर्जी फोन करते हैं ना, कभी ऐसे उलझोगे ना कि जिंदगी में निकल नहीं पाओगे। वकीलों के नाम और पुलिस के नाम को बदनाम करना शुरू कर दो। कई लोग तो बैठ जाते हैं रिकवरी एजेंट कि हम तो पुलिस बुला लेंगे, हम पुलिस बुला लेंगे। क्या? तो ऐसे टाइम पे आपको भी ध्यान रखना है कि पुलिस इन एनबीएफसी कंपनी की कोई रिकवरी एजेंट नहीं है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जिसे सैलरी देती है राज्य सरकारें, न कि ये एनबीएफसी कंपनियां। कोई पुलिस इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होती। और आपको कोई परेशान कर रहा है ना, भले पैसा बाकी है, चिंता नहीं करने का। हैरान परेशान करे तो झाड़ू उठाने का, चमका देने का, और नहीं तो सीधा पुलिस को फोन करो कि मेरे घर में आके बदतमीजी कर रहा है। और घर में यदि लोन लेने वाला व्यक्ति है ना, अगर वो नहीं है ना, तो इन रिकवरी एजेंट की मजाल नहीं होनी चाहिए कि आपके घर में इंटर कर जाए। क्या? और दूसरा ये मत सोचो पड़ोसी क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, यही सोच सोच के आप परेशान हुए हो। साथियों, लोन डिफॉल्ट से संबंधित ढेरों वीडियो हमारे चैनल पे पोस्ट है, लेकिन एक निवेदन हमेशा करता हूं और आज भी कर रहा हूं, बिना कॉल बुक फोन न करें। क्योंकि आप हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी पर विजिट करें, हर वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। कुछ भी पूछने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद भी यदि बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक लिखकर टेक्स्ट मैसेज करें, आपका कॉल बुक होगा। शाम को 6 बजे बाद आपको कॉल आएगा, आप विस्तार से बात कर सकते हो, दूसरे दिन बात कर सकते हो, तीसरे दिन बात कर सकते हो, 4 बार बात कर सकते हो, 5 बार बात कर सकते हो, एक बार कॉल बुक के अंदर। तो ये निवेदन रहेगा कि अन्यथा कॉल करके परेशान बिल्कुल भी न करें। और कोई भी सवाल है ना,
चैनल विजिट करें, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो आर्बिट्रेशन हरेसमेंट के बारे में जो आजकल खुलकर कहा है, उस पर आपको जो भी आपके कमेंट्स हो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन फिर भी निवेदन ये रहेगा कि जब भी आर्बिट्रेटर का कोई नोटिस आए ना, किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट एडवोकेट से ही उसका रिप्लाई बना के दे, क्योंकि खुद का रिप्लाई कभी कभी खुद को मारता है, इसलिए खुद वकील बनने की कोशिश कभी ना करें। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, कई एजुकेटेड लोग सोचते हैं जवाब देना है, जवाब में दे देता हूं। साथियों, यह ध्यान रखिए, तकनीकी जवाब वकील साहब के माध्यम से बनवाने चाहिए और वकील साहब के माध्यम से ही दिलवाने चाहिए। यदि किसी मामले में आपको हमारे सहयोग की जरूरत हो तो कॉल बुक टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, कॉल आ जाएगा, आपका जो भी सवाल हो उसका बेहतर जवाब देने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।